अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर 10 और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे। इसके जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स हैं वो पहले से ही वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है और जो ये लेक्चर नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, ये भी मैं अपलोड कर दूँगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसे भी आप डाउनलोड कर लें, बल्कि पहले आप इसे डाउनलोड करें, इसे तैयार करें, याद करें। ये इंतहाई आसान कर देंगे पूरा कंसेप्ट आपके लिए। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव नोट से जो पैराग्राफ है उनकी रीडिंग कर सकते हैं और जो डिटेल्स शामिल करना चाहें वो मज़ीद आप शामिल कर सकते हैं। अंडर द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने 4 प्रोसेसेस को पढ़ना है। पहला प्रोसेस जिससे आगाज़ ले रहे हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, जो आइसोकोरिक में आइसो का पार्ट है, इसका मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, और कोरिक ये बताता है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। तो कोरिक वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखना है? आइसोकोरिक में आप इसको चोर के साथ जो है वो जोड़ दो। कोरिक है ना, तो CH हम उर्दू में चे के लिए, चे के साउंड के लिए भी हम लेते हैं। तो इसको आइसोकोरिक से जो कोर है उसको चोर बना दो और ये देखो कि चोर जो है वो आया और उसने सारा वॉल्यूम जो है उसका सफाया कर दिया, सारा वॉल्यूम ले गया, यानी सारा सामान ले गया। तो कोरिक से चोर और चोर से वॉल्यूम आपको याद रहेगा। तो आइसोकोरिक एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है स्टूडेंट जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब ये जो 3 फैक्टर्स हैं जिसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इन 3 फैक्टर्स में जो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इन 3 में अगर एक चीज़ कांस्टेंट है ना, तो बाकी दोनों जो हैं वो वेरिएबल होंगे, उन्होंने चेंज होना है। तो अगर हमें आइसोकोरिक से ये याद रहेगा, आइसोकोरिक से चोर, चोर से वॉल्यूम, और ये याद रहा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका मतलब है टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, और दोबारा से वॉल्यूम की अलग से एडिंग है। तो वॉल्यूम हम बात कर चुके हैं कि आइसोकोरिक में कांस्टेंट रहना है। फिर अगली एडिंग है स्टूडेंट्स वर्क डन के बारे में, कि इस प्रोसेस में वर्क डन होना है या नहीं होना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी हम बात कर चुके हैं, उससे पहले भी हम एक जगह पे बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन निकालते हैं हम, उसका फार्मूला है W = P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल्टा V। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में गैसीय सिस्टम के लिए वर्क डन का फार्मूला है W = P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है। तो अगर बच्चे चेंज इन वॉल्यूम 0 रहेगा, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हमने बात की कि आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो, प्रेशर ही क्यों ना हो, तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो नेट रिज़ल्ट 0 निकलेगा, यानी वर्क डन 0 आ जाएगा। तो ये वो वाहिद प्रोसेस है चारों प्रोसेसेस में जिसमें किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होता। बाकी तीनों के बारे में हम सीखेंगे कि तीनों में वर्क डन है, जबकि इसमें किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट एडिंग फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, अगर उसमें वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट कर लें तो उसके बाद उसकी फॉर्म शक्ल कैसे बनेगी, तो ये तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जानते हैं कि इसमें जो वर्क डन है वो तो 0 है, तो डेल्टा W की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, फिर 0 हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो अल्टीमेट फॉर्म आ जाएगी वो डेल्टा Q = डेल्टा U आ गई। अब यहाँ पे भी बड़ी दिलचस्प बात है, ये कंसेप्ट भी आपको चाहिए है कि भाई अब इसका मतलब क्या है। ये जो फाइनल हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आई है, तो डेल्टा Q = डेल्टा U का मतलब है कि जितनी आप हीट दोगे, डेल्टा Q है वो हीट जो आप सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम से निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ देने की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा Q वो अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम को दी हमने और उसका इस्तेमाल क्या हुआ, वो तमाम की तमाम हीट जो है वो कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में। जितनी हीट दी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं हुआ। अब ग्राफ भी इसका इम्पॉर्टेंट है, ये सारी एडिंग से इम्पॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें तो बहुत आसान है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इन चारों प्रोसेसेस में आपने ग्राफ्स बनाने हैं। तो वो जो ग्राफ है ना, पहली बात उसमें याद रखनी है कि चारों प्रोसेसेस में जो ग्राफ बनेगा वो प्रेशर और वॉल्यूम में बनेगा। जो प्रेशर है
वो रहेगा स्टूडेंट वाई एक्सिस के ऊपर, और जो वॉल्यूम है वो रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इन चारों प्रोसेसेस में जो ग्राफ बनने जा रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम बनने जा रहा है, यानी पी वी ग्राफ बनेगा चारों में। अब हम बात कर रहे हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम तो रहेगा कांस्टेंट। वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट से ना हम आगे जाएंगे ना हम पीछे जाएंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक आपने फिक्स अमाउंट ले ली वॉल्यूम की, तो ये जो पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ना इससे आगे जा रहे हैं ना पीछे, तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। तो आप देखें हर इस प्रेशर पे वॉल्यूम यहाँ था, इस प्रेशर पे भी वॉल्यूम इतना, इस प्रेशर पे भी वॉल्यूम उतना ही है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम उतना ही है। तो एक स्ट्रेट आपके पास लाइन आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, प्रेशर एक्सिस के, या आप कह लें वर्टिकल एक्सिस के, वाई एक्सिस के। तीन नाम आ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस और पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। तो अब इसको डायग्राम में मैं आपको दिखा दूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की ये डायग्राम है। तो ये एक वेसल है, कंटेनर है, ऊपर से बंद कर दिया है, इसको सील कर दिया है ताकि कोई चीज़ जो है वो बाहर ना आए। गैस है तो वो लीक ना हो, वेपर्स हैं तो बाहर ना आ जाएं। जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, उस तरह की सिचुएशन है कि सील कर दी है। अभी यहाँ पे देखो नीचे से हीट दे रहे हैं ना, डेल्टा क्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चूँकि हमने इसको सील कर रखा है तो किसी तरह का कोई गैस मालिक्यूल इससे बाहर नहीं निकलेगा। गैस मालिक्यूल बाहर नहीं आ रहा, कोई भी लीकेज नहीं हो रही, तो मीन्स जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हीट करने पे चूँकि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा क्योंकि कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा। कंटेनर को हमने फिक्स कर दिया है, यानी ऊपर से सील कर दिया, और कंटेनर चूँकि एक्सपेंड नहीं हो रहा, या उसमें कोई पिस्टन वगैरह की अरेंजमेंट इस तरह नहीं है। अगर पिस्टन है तो पिस्टन को फिक्स कर रखा है ताकि पिस्टन ऊपर जाए ना। तो कंटेनर में किसी तरह की कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो मीन्स वॉल्यूम में किसी तरह की कोई चेंज नहीं है। तो आइसोकोरिक एक ऐसा प्रोसेस हुआ फिर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद जो हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, मैं नीचे ले आता हूँ, मैंने इसको छुपा रखा है लेकिन अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये रहा स्टूडेंट अगला हमारा प्रोसेस जिसमें हमने आइसोबैरिक प्रोसेस को पढ़ना है। अब आइसोबैरिक या आइसोबारिक भी आप इसको बोल सकते हो, इसका भी कंसेप्ट इसके नाम के अंदर छुपा है। आइसो का क्या मतलब बताया, कांस्टेंट, और बैरिक को कैसे याद रखना है, बैरिक बार से। तो आप में से अक्सर स्टूडेंट को ये मालूम होगा कि जो बार है वो प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक ऐसा यूनिट है और बाकी नॉन ऐसा यूनिट्स हैं। तो उनमें से एक यूनिट जो है वो बार है। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो बार, बैरोमीटर, ये अगर किसी बच्चे को पहले से ही पता है और पक्का याद रहता है कि बार या बैरिक या बैरोमीटर प्रेशर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको हमेशा याद रहेगा कि आइसोबैरिक में इसका मतलब होगा कि कांस्टेंट प्रेशर। अब किसी को पहले से नहीं पता बैरोमीटर का या बार का, तो फिर वो उसको कैसे याद रखे। फिर जो बार है ना, इसको उर्दू में, उर्दू वाला जो लफ्ज़ है भार या भारी होना, उसके साथ जोड़ दो। तो बारिक यानी भार, बार से भार बन गया, भार से भारी यानी भारी वजनी प्रेशर वाला। तो इससे आप याद रख सकते हो कि आइसोबैरिक का ताल्लुक प्रेशर के साथ है। आइसो कांस्टेंट, बैरिक प्रेशर। तो ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे जो चेंज आनी है वो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। प्रेशर तो हम बात करें, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर चेंज हो गया, ये टेम्परेचर वाला कॉलम है, टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो नाम कंसेप्ट ही है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है, तो मैंने बताया अगर एक वेरिएबल, एक फैक्टर कांस्टेंट है तो बाकी दोनों जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, और वर्क यहाँ पे मौजूद होगा, यानी वर्क इज़ डन। और वर्क इज़ डन एक इसका कंसेप्ट ये है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चूँकि चेंज हो रहा है तो जहाँ वॉल्यूम में चेंज आएगा बच्चे, वहाँ वर्क डन होगा, ये पक्की बात है। जहाँ वॉल्यूम में चेंज है वहाँ वर्क डन है, जहाँ वॉल्यूम में चेंज नहीं है वहाँ वर्क डन नहीं है। ऊपर वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा आइसोकोरिक, मैंने आपको बताया कि ये वो वाहिद प्रोसेस है चारों में कि जिसमें चूँकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है,
तो लिहाजा इसमें किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं है। बाकी तीनों के अंदर वर्क डन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी तीनों में वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। अब जहाँ तक बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म की है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अब चूँकि वर्क डन इसमें होता है, वॉल्यूम के चेंज होने से वर्क डन होगा, तो हम डेल्टा डब्ल्यू हटा के वर्क डन का फिर वो जो फार्मूला है, यानी डेल्टा डब्ल्यू की राइट साइड वाली फॉर्म वो लिख देंगे, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देंगे कि वर्क डन कैसे निकलता है बच्चे। वर्क डन निकलता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में गैसीय सिस्टम के लिए P इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा डब्ल्यू हटा के डेल्टा P डेल्टा V लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये फाइनल जो अल्टीमेट फॉर्म है, इसका हमने कंसेप्ट भी, इसका मीनिंग भी निकालना होता है। इसका मीनिंग ये है कि बच्चे ये जो वर्क डन हो रहा है ना, ये दो चीज़ों से हो सकता है, दोनों से भी हो सकता है, किसी एक से भी हो सकता है। वो कौन से दो फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पे आपको बाकी दोनों फैक्टर्स को नज़र आ रहे हैं, डेल्टा क्यू भी नज़र आ रहा है, डेल्टा यू भी नज़र आ रहा है। तो ये जो वर्क डन है, ये इंटरनल एनर्जी से भी हो सकता है, ये हीट से भी हो सकता है। यानी सिस्टम को आप हीट दें तो भी वर्क डन हो जाएगा, सिस्टम को हीट नहीं देते तो उसकी इंटरनल एनर्जी से भी आप ये वर्क डन करवा सकते हैं, और दोनों से भी करवा सकते हैं, हीट से भी और इंटरनल एनर्जी दोनों, या दोनों में से किसी एक से वर्क डन हो सकता है। मज़ीद इस बात को बेहतर समझना है तो आप डेल्टा यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आ जाओ, तो फिर वर्क डन एक तरफ रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन फिर डेल्टा यू पे भी डिपेंड कर रहा है और डेल्टा क्यू के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। फिर जहाँ तक इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंतहाई आसान, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहना है, इसका मतलब है ना इस पॉइंट से ऊपर जा सकते हैं ना इस पॉइंट से नीचे आ सकते हैं। तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी वॉल्यूम पे देखें तो प्रेशर आपको उतना ही मिलेगा। कोई सा भी आप वॉल्यूम ले लो, आपको प्रेशर की वैल्यू उस वॉल्यूम पे उतनी ही मिलेगी। तो ये होगी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको आप नाम दें तो क्या नाम देंगे? ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस, या एक्स एक्सेस, या हॉरिजॉन्टल एक्सेस। स्टूडेंट्स, ये दूसरा प्रोसेस था। अब इसकी डायग्राम आपको दिखा दूं, तो डायग्राम भी यहाँ पे मैंने चूँकि छुपा रखी है ताकि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी को पहले फोकस में रखें। तो अब मैं आपके लिए उसको ज़ाहिर कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि चूँकि इसमें वॉल्यूम चेंज होना है, तो वॉल्यूम चेंज होना है तो ज़रूरी है कि कंटेनर जो है उसको इसी तरह से रखा जाए कि उसमें से वॉल्यूम चेंज हो जाए, बढ़ सके या कम हो सके, कोई चेंज आ सके। तो ये जो ओपन है ना, तो ओपन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से वॉल्यूम चेंज आ सकता है। दूसरे आइसोकोरिक की जब हम बात करें तो हम इसको क्लोज रखा था, और क्लोज रखने का मतलब था कि किसी तरह कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आने देना, और कंटेनर को ओपन रखने का या एक्सपेंडेबल बनाने का, या पिस्टन को मूवेबल बनाने का। अगर पिस्टन है तो पिस्टन मूवेबल हो जाएगा, तो पिस्टन को मूवेबल रखने का, सिस्टम को एक्सपेंडेबल रखने का, या कंटेनर को ओपन रखने का मतलब है कि भाई वॉल्यूम को अलाउ करना है कि वॉल्यूम चेंज हो, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह सकता है। तो आइसोबैरिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, अलबत्ता टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज होने से वर्क डन परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास जो प्रोसेस वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मैं आपके लिए उसको भी यहाँ पे ज़ाहिर कर देता हूँ। अब आइसोथर्मल प्रोसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी नाम से पता चल जाता है कि इसका कंसेप्ट क्या है। अब नाम पे गौर करें, आइसो कांस्टेंट के लिए, सेम के लिए, और थर्मल थर्म से, और थर्म हीट को कहते हैं यानी टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल वो प्रोसेस है, वो आप कह लें वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये टेम्परेचर का कॉलम है स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर की बात कर चुके, कांस्टेंट रहेगा, और बाकी दोनों वेरिएबल्स जो हैं, फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। प्रेशर चेंज हो जाएगा और जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे आपको बताया था कि तीन में से एक जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, चूँकि इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका लाजमी मतलब क्या होगा कि वर्क डन परफॉर्म किया जाएगा, यानी वर्क डन इस प्रोसेस में होगा। और हम देखना चाहते हैं कि वर्क डन वो कैसे होगा, कितना होगा। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और उसके बाद बच्चे हम इसको मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब हमने कहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
स्टूडेंट्स किसी भी आइडियल गैस के लिए, ये पास्ट पेपर में 2019 में एमसीक्यू आ चुका कि किसी भी आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होती है ना बच्चे, वो एब्सोलूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या एब्सोलूट टेम्परेचर में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी भी आइडियल गैस की बात हो रही है, नॉन आइडियल में बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो आइडियल गैस में, किसी भी आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन टेम्परेचर के, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब पता क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि टी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट तो टी में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना। तो जब इंटरनल एनर्जी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब हुआ कि वो ज़ीरो, हम डेल्टा यू की वैल्यू लेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, और ज़ीरो होना वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम की तमाम हीट वर्क डन परफॉर्म करने में इस्तेमाल हो रही है। ये पास्ट पेपर में एमसीक्यू आ चुका कि चारों प्रोसेसेस में वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है। तो फिर जितनी हीट दी वो सारी की सारी यहाँ पे वर्क डन में इस्तेमाल हो रही है, कहीं और नहीं जा रही। तो उसका मतलब है कि मैक्सिमम जो वर्क डन आपको मिलेगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में मिलेगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा डब्ल्यू। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप देख लें स्टूडेंट्स। तो इसमें चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर ने चेंज होना है, वॉल्यूम ने चेंज होना है, और आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम जब दोनों चेंज हो रहे हो तो उन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। बॉयल्स लॉ जो आपने पढ़ा था ना केमिस्ट्री में और मैट्रिक में जो पढ़ के आए, तो बॉयल्स लॉ ही की बच्चे ये कंडीशन है। बॉयल्स लॉ जो है वो आइसोथर्मल कंडीशंस पे ही होता है। तो ये यूँ कह लें कि बॉयल्स लॉ के ये एक वेरिएंट है कि जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब चूँकि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी, तो ये देखें जैसे जैसे बच्चे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वॉल्यूम को वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम वैसे वैसे बढ़ रहा है, ग्राफ आगे जा रहा है। आप देख लें इस प्रेशर के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम है और इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आ गया, तो वॉल्यूम वाला पॉइंट आगे चला गया है पिछले पॉइंट से। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ गया, V2 जो है वो ग्रेटर देन हो गया V1 से। तो प्रेशर जो है उसके डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो हमारे पास एक ग्राफ आया। इस ग्राफ को आइसोथर्म का नाम देते हैं। ऊपर शायद मैंने आपको नहीं बताया तो वो भी आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि जो ये ग्राफ है आइसोबैरिक प्रोसेस पे, इस ग्राफ लाइन को, इस कर्व को, इस ग्राफिकल लाइन को हम आइसोबार कहते हैं। और ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस पे हमारे पास लाइन आती है, ये ग्राफ आता है, इसको हम आइसोकोर कहते हैं। तो आइसोकोर, आइसोबार और टेम्परेचर में जहाँ कांस्टेंट है तो इसमें जो ग्राफ है उसको आइसोथर्मल कंडीशंस पे जो ग्राफिकल लाइन है दैट विल बी कॉल्ड आइसोथर्म। तो अब आपको डायग्राम में स्टूडेंट्स यही चीज़ आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम जो है वो आइसोथर्मल कंडीशंस वाली है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ ये थर्मामीटर लगाया गया और थर्मामीटर का ये जो पॉइंट है ये एक जगह पर रखा गया है, यानी बेशक हम उसको हीट कर रहे हैं लेकिन वो हीट जो है वो प्रेशर चेंज में इस्तेमाल हो गई है, वॉल्यूम चेंज में इस्तेमाल हो गई है, लेकिन उसके नतीजे में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा थर्मल प्रोसेस है, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम लास्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो लास्ट प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक भी इसको बोलते हैं। एडियाबैटिक जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको बोल लें, जैसे अच्छा लगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप गौर करें तो इसके दो हिस्से कर लेते हैं हम, चूँकि इसमें आइसो नहीं है ना तो इसकी बात हम थोड़ा और डिटेल में जाके निकालते हैं। यहाँ पे जो ए है ना इसका मतलब है विदाउट, जैसे कि एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ए सेलुलर विदाउट सेल, ए डायबिटिक विदाउट
डायबिटिक, अभी बताता हूँ डायबिटिक क्या चीज़ है। तो ए का मतलब आपने क्या ले लेना है, विदाउट, जो कि यहाँ इसका मीनिंग अपना विदाउट ही है। अब डायबिटिक को आपने इससे कैसे कंसेप्ट निकालना है, डायबिटिक को डायबिटीज़ से जोड़ो, और डायबिटीज़ यानी शुगर, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है, और शुगर क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ हीट है। समझ रहे हैं बात। ए विदाउट डायबिटीज़ को, डायबिटिक को किससे जोड़ा, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ यानी शुगर, और शुगर मीन्स एनर्जी, हीट। तो ए का मतलब हमने निकाल लिया विदाउट, और डायबिटिक का निकाल लिया हीट। तो ए डायबिटिक विदाउट हीट, यानी ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज ना हो, वो ए डायबिटिक प्रोसेस कहलाता है। अब स्टूडेंट इसमें हीट कांस्टेंट है। अब चूंकि इसमें हीट कांस्टेंट है तो बाकी तीन जो फैक्टर्स हम ले रहे थे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वो तीनों चेंज होंगे। इसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। और चूंकि वॉल्यूम इसमें चेंज हो रहा है बच्चे, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन लाजमी होगा। बता रखा है कि जहाँ जहाँ वॉल्यूम चेंज होना है वहाँ वहाँ वर्क डन होगा। तो ये भी बता रखा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट रहता है, तो सिर्फ आइसोकोरिक वो वाइड प्रोसेस है जिसमें वर्क डन नहीं होता, बाकी तीनों प्रोसेस में वर्क डन होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी वर्क डन होगा। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मॉडिफाइड फॉर्म, इसमें इन कंडीशन पे क्या बनेगी, क्योंकि इसमें हीट कांस्टेंट है। हीट कांस्टेंट का मतलब है कि किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो हम एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम डेल्टा डब्ल्यू को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा डब्ल्यू प्लस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डेल्टा डब्ल्यू माइनस में हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी, डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और फिर अगर हम डेल्टा यू को दूसरी तरफ लेके जाएं तो डेल्टा यू माइनस का हो जाएगा। और फिर हम इसी बात को यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। लेकिन इसमें आप सिर्फ वर्क डन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें से ये बात पता करनी होती है कि वर्क डन जो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो कौन है जो उसके पीछे वजह है, काज क्या है उसके पीछे। तो यहाँ पे आप देखो वर्क डन एक बार पॉजिटिव है और ऊपर वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो वर्क डन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके सामने आप देख लें कि इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ से एक बात हम निकाल सकते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत पते की बात है, वर्क डन जो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है, और वर्क डन कैसे हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस में चूँकि हीट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो बच्चे बाहर से कोई हीट आ नहीं रही और बाहर कोई हीट जा नहीं रही। तो एक और फैक्टर भी है जो टेम्परेचर को आइडियल गैस के लिए कंट्रोल करता है, और वो है इंटरनल एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इंटरनल एनर्जी और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी आइडियल गैस के लिए। तो इस केस में आप देख लो कि वर्क डन होगा ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तो अगर इसमें इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आता है तो टेम्परेचर में डिक्रीज़ आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आता है तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ जाएगा। तो यही वजह है, चूँकि इंटरनल एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज होती है, यही वजह है कि इसमें जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। फिर एक और फैक्टर आप ले लें, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म को इरेज कर दूं ताकि जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो आपको बेहतर तौर पे नज़र आ सके। अब ये साइंस हमें क्या इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स, जब केमिस्ट्री और फिज़िक्स में जो साइन कन्वेंशन है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आप फिज़िक्स वाली साइन कन्वेंशन, फिज़िक्स का पेपर है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स की साइन कन्वेंशन जो आपने याद रखनी है। फिज़िक्स में जो वर्क डन सिस्टम करता है ना, सिस्टम जो वर्क डन परफॉर्म करता है वो पॉजिटिव होता है, और जो सिस्टम के ऊपर होता है यानी इन्वायरमेंट सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन कर रहा है, वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द सिस्टम, ये नेगेटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम ये पॉजिटिव होगा फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में बात अपोजिट है। एनी तो फिज़िक्स में जहाँ वर्क डन पॉजिटिव है ना, वर्क डन यहाँ पॉजिटिव है,
तो वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है सिस्टम वर्क डन कर रहा है। तो जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का साइन देखें वो माइनस है, और माइनस का साइन जो है वो डिक्रीज को शो कर रहा है, डिक्रीज को। तो इसका मतलब हुआ कि जब सिस्टम एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक कंडीशंस में जब सिस्टम वर्क डन करेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, और इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम कूल डाउन हो गया। तो आप किसी गैस को सडन एक्सपेंशन करवाएं, एकदम से बड़ा रैपिडली वो एक्सपेंड करें, तो उसके नतीजे में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको एक्सपेंशन में वो अपनी इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे करना पड़ता है, तो गैस जो है वो कूल डाउन हो जाती है। केमिस्ट्री में आप में से कुछ बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर उन्हें याद हो तो गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड मौजूद है। तो गैस लिक्विफिकेशन है ना, उसमें गैस को एकदम एक्सपेंड करते हैं कि अलाउ करते हैं वो फ़ौरन से रैपिडली एक्सपेंड करे, तो वो कूल डाउन हो जाती है। तो गैसेस को लिक्विफाई करना, कूल डाउन का जो कंसेप्ट है वो भी एडियाबैटिक कंडीशंस के ऊपर है। एनीहाउ, फिर आप नेगेटिव साइन को देख लें, तो वर्क डन जब नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि अब जो सराउंडिंग्स हैं वो सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रही हैं, और इस केस में जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की उसमें इजाफा होगा, और इंटरनल एनर्जी की डेल्टा यू के बढ़ने से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। स्टूडेंट्स, बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो मैंने बताया कि चारों प्रोसेसेस में जो ग्राफ बनना है वो प्रेशर और वॉल्यूम में बनना है। तो यहाँ चूँकि टेम्परेचर लिखा हुआ है, इंटरनेट से मैंने पिक्चर ली थी, टेम्परेचर को हटा के यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हो। चारों प्रोसेसेस में हम याद रखेंगे कि जो ग्राफ बनने जा रहा है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ बनने जा रहा है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होगा। अब आप देखें तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये प्रेशर, यहाँ पे हम वॉल्यूम की अमाउंट देखें तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम हमें मिलेगा, प्रेशर डिक्रीज़ करें, नीचे ले आएँ तो इसके ऊपर आप वॉल्यूम फाइंड करें, तो वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स आगे जा चुका है। ये टेम्परेचर जैसे मैंने कहा इसको हटा दें, हम इसको वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। तो जो प्रेशर है उसके डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज़ हो गया, और जब जानते हैं प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आइसोथर्मल कंडीशंस पे जो आइसोथर्म का कर्व बनता है, एग्जैक्टली वैसे ही एडियाबैटिक कंडीशंस पे भी कर्व बनेगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो आइसोथर्मल, यहाँ पे दोनों कर्व्स एक साथ इकट्ठे रखने की वजह है और इस फिगर को चूज़ करने की वजह है ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए कि आइसोथर्मल कंडीशन में भी कर्व बनना है, एडियाबैटिक कंडीशंस में भी कर्व बनना है। तो जो एडियाबैटिक कर्व है वो आइसोथर्मल कर्व के थोड़ा सा नीचे होता है, नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। उसकी वजह यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं वो रैपिडली चेंज हो रहे हैं। आइसोथर्मल कंडीशन पे भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे, एडियाबैटिक कंडीशंस पे भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज होंगे, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन प्रेशर है और वॉल्यूम है ये बहुत रैपिड है। तो इस रैपिड चेंज की वजह से एडियाबैटिक कंडीशंस में जो कर्व बनता है वो स्टीप बनता है, ज़्यादा आप कह रहे हैं उसकी स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा है। ये आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता स्टीपनेस, जिसको इंक्लाइन या ढलवान उर्दू में कहते हैं, इंक्लाइन होना या ढलवान होना, ये तिरछा होना। तो आप ये देख लें कि ये आहिस्ता आहिस्ता तिरछा हो रहा है, कर्व हो रहा है, लेकिन जो एडियाबैटिक है वो एकदम से नीचे की तरफ जो है वो कर्व हो रहा है, एक शार्प कर्व है। तो शार्प कर्व होने का मतलब है स्टीपनेस जो है उसकी ज़्यादा है। तो इतना सा फ़र्क है, दोनों में ही कर्व बनेगा, लेकिन आइसोथर्मल कर्व लेस स्टीप होता है और एडियाबैटिक मोर स्टीप होता है, या आप कह लो स्टीपर होता है एज़ कम्पेयर टू द कर्व ऑफ आइसोथर्मल। अब इस चीज़ को डायग्राम में हम देख लें तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में यहाँ पे ये डायग्राम मौजूद है एडियाबैटिक प्रोसेस की। यहाँ पे आप देख लें कि सिस्टम और फिर इनवर्ड और आउटवर्ड एरोस लगाए और ऊपर क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब है कि किसी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ही ये एडियाबैटिक या एडियाबैटिक कंडीशंस हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट समझाऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।